Assalamu alaikum, dear students. Today's lecture is going to be about logical fallacies or fallacies. In yesterday's lecture, I told you that there are different strategies in critical reading when you try to read a text critically and you can say analytically. This means that there are different strategies that you can adopt. अब उसमें हमने कल देखा था एनोटेशन उसमें होती हैं, फिर उसके बाद समराइजिंग कैसे करते हैं, फिर उसके बाद हमने देखा था उसको पैराफ्रेजिंग क्या होती है, फिर उसके बाद हम सिंथेसाइज हम कैसे करते हैं। अब आज की इसमें बताते हैं कि इसमें हमने एक और भी चीज़ बयान की थी कि फैलिसिस क्या होती हैं। ठीक है, उसमें फैलिसिस को भी पहचानना होता है। यानी हम टेक्स्ट को जब पढ़ते हैं ना तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मंतकी मुगालते होते हैं, यानी रीजनिंग के एरर होते हैं, उनको पहचानना ज़रूरी होता है। इसके लिए मैंने उसी किताब का इंतखाब किया जो पंजाब यूनिवर्सिटी में आपके कोर्स में शामिल है, तो मैं इसी किताब से आपको ये चीज़ें बताऊँगा। इसमें ग्रीन के साथ मैंने डेफिनेशन को हाईलाइट किया है, येलो के साथ एग्जाम्पल्स को, और ब्लू के साथ जो फर्दर आप समझें कि उसकी एक्सप्लेनेशन उसको ब्लू के साथ किया है। तो फैलिसिस क्या, फैलिसिस आर एरर्स इन आर फ्लॉज इन रीजनिंग। जब हम इस्तदलाल करते हैं ना, रीजनिंग हम करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग होती है, इंडक्टिव रीजनिंग होती है, उसके अंदर जब हम एक एरर होते हैं ना, इनको हम कहते हैं फैलिसिस कहते हैं। ठीक है, अब फैलिसिस ज़रूरी नहीं होता कि राइटर्स जो होता है ना जानबूझ के इस्तेमाल करें, कर भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन फैलिसिस जो होता है ना टेक्स्ट के अंदर या आमतौर पर मुख्तलिफ चीज़ों में पाई जाती हैं। अब एक क्रिटिकल रीडिंग का मकसद होता है कि हम उन फैलिसिस को जो है ना पॉइंट आउट करें। हम ये देखें कि जो राइटर ये कह रहे हैं उसकी असम्पशन तो नहीं है, ये उसकी फैलिसिस तो नहीं है। ठीक है, इस तरीके के साथ हम पढ़ते हैं। अब जैसे देखें कि पहली फैलिसिस है कहते हैं स्लिपरी स्लोप, हम कहते हैं स्लिपरी स्लोप। A slippery slope fallacy occurs when someone asserts that if one thing happened, then a series of bad related consequences will necessarily follow। ठीक है, यानी देखें इसका मतलब ये होता है कि अगर एक चीज़ होगी ना तो एक चीज़ के बाद जो है ना बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ें जो है तसलसल उनका शुरू हो जाएगा, यानी नेगेटिव चीज़ों का तसलसल शुरू हो जाएगा। इसको मेटाफर से समझने की कोशिश करें कि स्लिपरी स्लोप एक मेटाफर है। यानी लेट्स सपोज कि एक इंसान है, एक बंदा है, वो ना एक स्लिपरी स्लोप के ऊपर खड़ा है। ठीक है, वो स्लोप जो होता है वो स्लिपरी है। ठीक है, उससे वो गिरेगा तो हम आके कहेंगे यार देखो स्लिपरी स्लोप पर तुम खड़े थे, तुम वहाँ से गिरोगे, गिरने के बाद क्या होगा, तुम्हें तुम्हारी टांग टूट जाएगी, तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा, फिर तुम्हारे पैसे लगेंगे, तुम्हारी फैमिली परेशान होगी, तुम्हें ये होगा वो होगा वो होगा। इसका मतलब है कि एक जो चीज़ होती है उसके साथ आगे जो होता है ना कि बड़े एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस शुरू होते हैं, इससे हम कहते हैं स्लिपरी स्लोप हम कहते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि बगैर नॉलेज के, बगैर एविडेंस के जो होता है ना लोग आमतौर पे बात कर देते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल ऑफ शुगर और बीफ। ठीक है, अब शुगर और बीफ के बारे में अगर बात की जाए तो देखिए मिसाल के तौर पे अगर आपको कोई बंदा कहता है यार ये शुगर ना खाओ, ये बीफ ना खाओ, अगर आप शुगर खाओगे तो आपका डायबिटीज़ होगा, डायबिटीज़ से आपको किडनीज़ का प्रॉब्लम होगा, उससे आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, उससे आपकी ज़िंदगी इफेक्ट होगी, ये होगा वो होगा। ठीक है, अब बीफ का होता है, कुछ लोग कहेंगे कि बीफ ना खाओ, इससे क्या होगा, आपका बीपी बढ़ेगा, आपको ये होगा, फिर अस्पताल जाएंगे, दवाइयाँ लेंगे, फिर ऐसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। इसका मतलब है कि अब लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें देखे ये एक एरर है। एरर किस सेंस में आ रहा है कि इस सेंस में आ रहा है क्योंकि बीफ से बीपी तो होता है, ठीक है, शुगर से जो है डायबिटीज़ होती है, लेकिन किन किन लोगों को होती है। ठीक है, उसके ज़ाहिर है कि इंडिविजुअल केसेस भी तो हो सकते हैं ना। अब एक बंदे को उससे नहीं हो रहा, बीपी हो रहा, तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि सबको हो जाए, या मिसाल को एक बंदे को हुआ है तो सबको हो जाएगा। ठीक है, ये होता है स्लिपरी स्लोप की फैलिसी। इसके बाद आगे आते हैं पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक। ये असल में लैतीनी ज़बान के फ्रेजेस हैं, ठीक है, जो लिए गए हुए हैं। इसका मतलब ये होता है, इसको हम देखें कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैलिसिस है लैटिन नेम पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर हॉक विच मीन्स आफ्टर दिस देयर फॉर बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है, अब पोस्ट हॉक फैलिसी रॉन्गली assumes दैट एन इवेंट दैट अकर्स आफ्टर एन अदर इवेंट इज काज्ड बाई द फर्स्ट इवेंट। यानी इसमें ये होता है कि एक वाक़या ये हुआ है ना, ठीक है, तो असल में दूसरे वाक़े से ये पहले वाक़े की वजह से हुआ है। ठीक है, यानी जो होता है ना कि अगर इसमें इसका मतलब होता है कि यानी आप इसमें फॉल्स काज की तरफ जाते हैं, जो फर्स्ट काज को आप फॉल्स काज की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे कि अगर आपको ये कहा जाए कि यानी एक बच्चे को आप देखते हैं, एक बच्चा जो होता है ना वो वायलेंस करता है, वो बदतमीज़ी करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं ये बदतमीज़ी इसलिए कर रहा है चूँकि फिल्में देखता है, मूवीज़ देखता है। ठीक है, तो दैट्स वाई क्या होता है कि मूवीज़ देखने की वजह से ऐसा बच्चा बदतमीज़ हुआ है। ठीक है ना, ये मतलब इसीलिए जो है वायलेंस का हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमें मूवीज़ नहीं देखनी चाहिए। अब ये कि देखें, आप खुद देख लेना इसको, यानी ये एक पोस्ट हॉक फैलिसी होगी ना। इसमें चूँकि हमने क्या कि हमने बच्चे की बदतमीज़ी या बच्चे की जो क्या कहते हैं उसके जो वायलेंस की तरफ उसकी जो तरगीब हो रही है, ठीक है, हम उसे एक फ़िल्म के साथ एसोसिएट कर रहे हैं, तो हम कहेंगे इसलिए फिल्में नहीं देखनी चाहिए। लेकिन देखें कितनी एक गलत स्टेटमेंट है ना, यानी कितने बच्चे हैं, कितने लोग मूवीज़ देखते हैं, वायलेंस देखते हैं, लेकिन वो वायलेंट नहीं होते। इसका मतलब है कि हमें बजाय कि ये ओपिनियन कायम करने का ना कि हमें यानी फिल्में नहीं बच्चों को देखनी चाहिए, बच्चों को ये नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि वो बच्चे की इंडिविजुअल कंडीशन क्या है, वो बच्चा है कैसा, उसकी साइकोलॉजी कैसे, उसकी वो किस तरह का सोचता है। ठीक है, तो इस तरीके के साथ ये होती है पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर। अक्सर ऐसा कह देते हैं ना आज के दौर में कि यानी वालिदैन कहते हैं कि मोबाइल जो होता है ना बच्चों का बेड़ा गर्क कर दिया मोबाइल ने, ये बच्चा हराम
ख़राब हुआ तो मोबाइल की वजह से हुआ है, ठीक है। लेकिन आप ये भी देखें कि बच्चे मोबाइल की वजह से सही भी हो रहे हैं, लर्निंग भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता। अब अक्सर बच्चे कहेंगे कि अगर आपने किसी की मतलब बच्चों की बेहतरी करनी है तो उससे मोबाइल छीन लें, ठीक है, ये इसका हल तो नहीं होगा। तो ये इससे हम कहते हैं पोस्ट हॉक एर्गो प्रॉप्टर, ठीक है, या फैलिसी हम इसे कहते हैं, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि सम पीपल आर्ग्यू दैट डिपिक्शन ऑफ वायलेंस ऑन टेलीविजन इन फिल्म काजेज यंग टीनेजर्स टू एक्ट वायलेंटली, ठीक है, बट मोर, देखें कुछ लोग कह सकते हैं कि फिल्मों के अंदर जो होता है एक्ट ऑफ वायलेंस जो होता है वो टीनेजर्स को वायलेंट बनाते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखें कि कितने लोग हैं जो फिल्में देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, लेकिन वो वायलेंट नहीं होते, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा कि हम फिल्मों को बैन कर देना, फिल्मों को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। ये होती है, इसे कहते हैं पोस्ट हॉक ये फैलिसी। इसके बाद फॉल्स डायलीमा और ईदर आर रीजनिंग, ठीक है। अब आपने से अक्सर बच्चों ने देखा होगा, मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैलिसिस द फॉल्स डायलीमा ईदर आर रीजनिंग, ठीक है, पुट्स द रीडर इन अ पोजीशन ऑफ हैविंग टू चूज वन और टू पॉइंट्स एज इफ देयर वर नो अदर चॉइसेस, ठीक है, बट रेयरली इन लाइफ आर ऑप्शन नैरो डाउन टू। अब देखें इसमें ये होता है कि ऐसी स्टेटमेंट पेश करनी, ऐसी बात करनी, ऐसी बात लिखनी जिसके अंदर जो होता है ना रीडर के सामने या मतलब सुनने वाले के सामने सिर्फ ये दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। अब दो ऑप्शन के अलावा तो है ही कुछ नहीं। अब देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जो बच्चे आमतौर पे मेडिकल मैट्रिक में साइंस पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनको बोला जाता है तुमने आगे जो था ना यहाँ तो मेडिकल है या इंजीनियरिंग है, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये फॉल्स डायलीमा होगा, इधर आर रीजनिंग होगी ना, ठीक है। आप देखिए इसी वजह से इस फॉल्स यानी इस फॉल्स जो डायलीमा इधर आर रीजनिंग की वजह से जो है कितने बच्चे जो तरह फ्यूचर खराब कर बैठते हैं, ठीक है। तो एक फॉल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखें आप ज़िंदगी के अंदर और भी तो ऑप्शन है ना, इसका मतलब ज़िंदगी सिर्फ मेडिकल इंजीनियरिंग के भी तो ख़त्म नहीं ना हुई, ठीक है। इसके बाद और भी चीज़ें हैं, जैसे देखिए मिसाल के तौर पर कि देयर रीजनिंग अवॉइड्स द कम्प्लेक्सिटीज ऑफ मोस्ट इशूज़, यानी जब हम इधर आर रीजनिंग पेश करते हैं, जब हम ये चीज़ पेश करते हैं ना फॉल्स डायलीमा पेश करते हैं, तो इसका मतलब है कि हम जो है ज़िंदगी की कम्प्लेक्सिटीज़ को वो एक बारीक बीनी के साथ क्रिटिकली एनालाइज करने से कासिर है। जैसे देखिए हियर इज़ एन एग्जांपल, जैसे ऊपर की मैंने आप कल के लेक्चर में बताया था कि मार्टिन लूथर ने एक लेटर लिखा था। तो मार्टिन लूथर क्या कर रहा है, लेटर्स वो उसके अंदर क्या कर रहा है कि ये जो इधर आर रीजनिंग है ना, इधर आर जो फैलिसी होती है उसको वो जो है रिफ्यूट कर रहा है अपनी आर्ग्यूमेंट्स के जरिए, ठीक है। ये होता है इधर आर या फॉल्स डायलीमा। इसके बाद आगे आते हैं, आगे होता है इन कंसेशन, ये इसने शामिल लिखा नहीं हुआ इसलिए मैंने इसको लिया था। इन कंसेशन, एक कंसेशन भी होते हैं। कंसेशन अ पर्सन concedes to the point of the opponent but stays on his own point। कंसेशन के अंदर पता क्या करता है, देखें एक आदमी, एक जो इंसान होगा वो अपने ओपोनेंट की बात से एग्री करेगा, ठीक है, उसको मतलब उसको अप्रिशिएट करेगा, लेकिन अप्रिशिएट क्यों करेगा, क्योंकि अपनी सोसाइटी में इमेज बरकरार करने के लिए, रखने के लिए, अपनी गुडविल बरकरार रखने के लिए, ठीक है। लेकिन वो अपने पॉइंट पे मौके पे कायम रहेगा। मतलब मिसाल के तौर पे आप टीवी में देखते हैं, टीवी में अक्सर ऐसा होता है कि जो दो यानी लोग आ जाएं, ठीक है, जैसे पीटीआई या पीएमएलएन में एग्जांपल देने के लिए कोट कर रहा हूँ, ठीक है, अगर उनके दो मतलब नुमाइंदों को बिठा दिया जाए तो उसमें से एक नुमाइंदा क्या करेगा, वो दूसरे नुमाइंदे की ना कहेगा अच्छा अच्छा बात तो आप सही कह रहे हैं, वैसे इनकी बात से मैं मुतफिक हूँ लेकिन ऐसे है, ठीक है। वो लेकिन का लफ्ज़ जब यूज़ करेंगे ना, इसका मतलब अपने पॉइंट की तरफ ही इशारा करेंगे, ठीक है। तो ये होता है, इसको हम कहते हैं कंसेशन टेक्निक हम कहते हैं। इसके बाद आगे आता है मेकिंग द पार्ट फॉर द होल, ठीक है। इसके बाद नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। द नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फैलिसी अकर्स व्हेन अ राइटर अज्यूम्स दैट इफ समथिंग इज ट्रू ऑफ अ पार्ट और अ लार्जर होल, ठीक है, देन इट इज़ ट्रू ऑफ द होल और वाइस वर्सा। यानी इसके अंदर देखिए एक बड़ी प्रॉब्लम है। इसका मतलब ये होता है कि अगर देखें अगर एक होल है ना, होल से मतलब है यानी हम सब इंसान हैं, ठीक है। अब एक होल है ना, तो होल अगर दुरुस्त है, होल के अंदर एक क्वालिटी पाई जाती है जिसके उसके हर पार्ट में पाई जाती होगी, या उसके एक पार्ट में अगर क्वालिटी पाई जाती है तो सारे होल में पाई जाती है। मतलब मिसाल के तौर पे आपको एग्जांपल ये दे सकते हैं कि अगर एक क्रिकेट टीम है या फुटबॉल टीम है, ठीक है, हम कहें कि फुटबॉल टीम जो होता है ना बहुत अच्छी है, ठीक है, हमारी जो फुटबॉल टीम है या हमारी क्रिकेट टीम बहुत अच्छी है, तो इसमें हम जो होता है ना कि नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल इस तरह बात करते पेश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं होगा कि हमारे सारे खिलाड़ी इतने अच्छे हैं, ठीक है, या हम कहते हैं कि हमारा फलां जो है ना बैट्समैन बहुत अच्छा है या हमारा फलां बॉलर बहुत अच्छे हैं, तो इसका मतलब है कि अब हमारी सारी टीम बहुत अच्छी होगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। यानी ये होते हैं नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल फैलेसी, जब हम जो होता है ना कि होल की क्वालिटी को पार्ट पे अप्लाई कर देते हैं, पार्ट की क्वालिटी को बिल्कुल होल पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें भी क्योंकि इसका भी मतलब होता है कि हम जो होता है ना उस इश्यू को अच्छी तरह समझने से कासिर है। देखिए सम सपोज दैट योर स्कूल हैज़ द फुटबॉल टीम इन इट्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, दैट डज नॉट नेसेसरीली मीन दैट द क्वार्टर बैक, द किकर और द डिफेंसिव लाइन इज द बेस्ट इन द कॉन्फ्रेंस, ठीक है, बिकॉज पुटिंग द वेरियस मेंबर्स ऑफ टीम टुगेदर गिव्स द टीम एज अ होल क्वालिटीज दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज द इंडिविजुअल इन्वॉल्व्ड, ठीक है।
यानी मिसाल के तौर पे कि आपने अगर ये कहा कि आपकी टीम जी बड़ी अच्छी है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी टीम के अंदर सारे जो है बहुत अच्छे होंगे, उसके अंदर कमियां होंगी, कोताहियां होंगी, मामलात होंगे। तो इससे हम कहते हैं, ये कहते हैं नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। इसके बाद आगे आगे बहुत ज़्यादा हम इस्तेमाल कर हेस्टी जनरलाइजेशन। यानी हेस्टी जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि बगैर किसी चीज़ के नॉलेज के, बगैर किसी उसके इल्म के, हम उसके ऊपर बड़ी जल्दी कंक्लूजन, एब्सोल्यूट कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है हिस्ट्री जनरलाइजेशन। व्हेन समवन टेक्स अ हिस्ट्री जनरलाइजेशन, ही और शी लीव्स टू द कंक्लूजन विदाउट प्रोवाइडिंग एनफ एविडेंस टू सपोर्ट द लीप। ठीक है, यानी मिसाल के तौर पर कि देखें, अब लेट्स सपोज कि मैं इधर रहता हूँ, सियालकोट रहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं कहता हूँ इधर फ़र्ज़ करें कि इधर ना 2 चोरियाँ हो जाती हैं। ठीक है, तो उन चोरियों को देख के हम कहते हैं कि देखो जी, सारे ये तो सारे शहर में हाल ही कोई नहीं है, यहाँ तो बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़ गया है। ठीक है, तो हेस्टी जनरलाइजेशन हो जाएगी ना। ठीक है, या मिसाल के तौर पे कि इसमें एक और भी प्रॉब्लम आ जाती है। हम अगर एक आदमी को देखते हैं, दाढ़ी वाले आदमी को देखते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है कि वो एक यानी वो नैरो माइंडेडनेस का मुजाहरा कर रहा होता है, तो हम कहते हैं यार ये जितने मुसलमान दाढ़ी वाले सारे का नैरो माइंडेड होते हैं। ये देखिए हेस्टी जनरलाइजेशन है ना। ठीक है, इसका मतलब बगैर नॉलेज के, बगैर दलील के, बगैर इस्तदलाल के हमने उसके ऊपर एक एब्सोल्यूट कंक्लूजन कायम कर दिया। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी डेंजरस, ये बड़ा खतरनाक चीज़ होती है ना। ठीक है, तो ज़िंदगी में आमतौर पर हो जाता है हेस्टी जनरलाइजेशन, हम कर देते हैं, बड़ी जल्दी ओपिनियन कायम कर लेते हैं किसी के मतलब। इसके बाद आगे बच्चों आता है बैड वैगन अपील। ठीक है, बैड वैगन अपील क्या होती है? दिस फैलेसी occurs when someone appeals to the notion since everyone else does it, you should do it। यानी बैड वैगन अपील्स आर probably most common in advertising and political rhetoric। देखिए जैसे मिसाल के तौर पे बैड वैगन यानी ये वो फैलेसी होती है, इसका मतलब है कि कोई सारे ऐसा कर रहे हैं तो चलो जी तुम भी ऐसे ही करो। ठीक है, यानी अगर सब ने ये किया है तो मैंने भी ऐसे ही करना है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल देखिए, अ पावरफुल न्यू पोलिटिकल टाइड इज सर्जिंग थ्रू अमेरिका। ठीक है, वांट टू कम। अब जैसे मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि इस्लामाबाद में या लाहौर में किसी सियासतदान का कोई जलसा होता है, तो उसमें तो सारे हमारे जो मोहल्ले के, सारे गांव के या सारे शहर के लोग जा रहे हैं ना, तो इसका मतलब दैट्स वाई तुम भी जाओ, क्योंकि सारे लोग जो जा रहे हैं तो तुम्हें भी जाना चाहिए। ठीक है, तो ये बैड वैगन अपील है ना। इसका मतलब ये तो नहीं होता कि जो सारे लोग जा रहे हैं उनका इल्म का लेवल क्या है, उनके शऊर का लेवल क्या है। ठीक है, जैसे हम भेड़ चाल नहीं कहते उर्दू के अंदर आमतौर पर। ठीक है, ये वो चीज़ होती है कि क्योंकि सारे ऐसा कर रहे हैं, चलो जी मैंने भी ऐसा करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सारे जो होता है ना फलाह ब्रांड का कपड़ा पहन रहे हैं, मैंने भी वो ब्रांड का पहनना है। ठीक है, सारे ये कर रहे हैं तो मैंने भी ये करना है, इसको कहते हैं। ये आगे बच्चे होती है, इसे कहते हैं एड होमिनम और एड पर्सनम अटैक। ठीक है, ये भी हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ज़िंदगी में, खास तौर पर सियासतदानों को आप देख लें, आपको बहुत ज़्यादा की नज़र आएगी, बेस्ट एग्जांपल नज़र आएंगी। द लैटिन नेम, ठीक है, मीन टू द मैन और टू द पर्सन। ठीक है, एड होमिनम और एड पर्सोनम अटैक अकर्स व्हेन द राइटर अटैक्स द पर्सन और हु प्रोड्यूसेस द आइडियाज विद विच दे डिसएग्री। ठीक है, रादर देन अटैकिंग द आइडियाज देमसेल्व्स। यानी इसमें क्या करता है, इसमें एक राइटर जो होता है, एक जो बंदा होता है, वो उस बंदे पे अटैक कर देता है, अपने ओपोनेंट पे अटैक करता है, ना कि उसके आइडिया पे अटैक करता है। ठीक है, यानी उस बंदे पे डायरेक्ट अटैक कर देता है। ठीक है, हाँ ये बात होती है, मिसाल के सर्टनली द करेक्टर्स एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द राइटर मेकिंग द आर्ग्यूमेंट अफेक्ट हाउ परस्यूसिव द फाइंड। देखिए मिसाल के अक्सर उर्दू में कहा जाता है ना, शायद किसी की कोटेशन है, मुझे ये नहीं पता किसकी कोटेशन है, कहा जाता है ना कि यानी ये देखो कौन ये ना देखो कौन क्या कह रहा है, ये देखो यानी कौन क्या बात कर रहा है। ठीक है, यानी इसमें कौन की अहमियत नहीं, क्या की अहमियत होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं कि बाज़ का हम जो होता है, जब हम किसी से डिसएग्री करते हैं ना, आल तो कि उसकी बात बिल्कुल सही हो, बिल्कुल दुरुस्त हो, बिल्कुल जो होता है ना यानी अकल पे पूरी उतरती हो। ठीक है, तो उसको हम मानने से इनकार कर देते हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एड होमिनम पर्सनल अटैक। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पर सियासतदान अब क्या करते हैं, सियासतदानों में आपने अक्सर देखा है ना, ठीक है, कि अगर दूसरे की बात बिल्कुल सही भी है ना, ठीक है, लेकिन क्या करेंगे वो उसको सही बात को मानने के बजाय ना बल्कि दूसरे अपने ओपोनेंट की उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर अटैक कर देंगे। ये आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं। ठीक है, तो ये होता है पर्सनल अटैक कर दे रहा है किसी, मतलब मिसाल के तौर पर मैं आपको चंद दिन पहले की बात है, एक दोस्त थे, उनसे बात हो रही थी बल्टन रसल के हवाले से। बल्टन रसल, अब बल्टन रसल जो थे ना, वो मैंने बोला कि उनका ना कमाल के यार राइटर है, बंदा जो था ना आर्ग्यूमेंट बड़ी ज़बरदस्त पेश करता है, हाँ ठीक है उससे डिसएग्री किया जा सकता है। तो दोस्त कहते हैं यार इसके ये तो एथिस्ट है, इसकी तो आर्ग्यूमेंट क्या आर्ग्यूमेंट हो गया। अब देखें ये क्या होता है कि एक पर्सनल अटैक हो गया ना, यानी हम उसकी आर्ग्यूमेंट देखेंगे, अब हमें उससे ये कंसर्न तो नहीं है वो एथिस्ट है या नहीं है। ठीक है ना, हम इस चीज़ को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मिसाल के तौर पर जी मैं माइकल स्वान की किताब पढ़ता हूँ, मैं ये किताबें पढ़ रहा हूँ बाहर के राइटर्स की, तो कोई बंदा कहता है यार ये तो क्या अंग्रेज़ों की किताबें हैं, तो इसका मतलब अंग्रेज़ों की किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, ये तो पर्सनल अटैक करना किसी के ऊपर। ठीक है, ये भी एक बहुत खतरनाक चीज़ होती है, इसको आप नोट कर सकते हैं। आगे आती है स्ट्रा मैन
स्ट्रा पर्सन, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मिसाल का स्ट्रा मैन में पता क्या होता है, ये थोड़ी सी ट्रिकियर होती है, ठीक है। इसमें कहते हैं अ स्ट्रा मैन फैलेसी द राइटर, ठीक है, पोर्ट्रेज द ओपोनेंट्स पोजीशन एज मोर एक्सट्रीम देन इट एक्चुअली इज, ठीक है, सो दैट इट कैन बी डिफ्यूटेड मोर इजीली, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, देखिए सादा सी मिसाल है, ठीक है। एज वन वुड बी एबल टू नॉक डाउन अ स्ट्रा, ठीक है, स्कैरक्रो मोर इजीली दैन अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इसमें देखिए इसमें करता है एक बंदा जो अपोनेंट होता है ना किसी का, जिसके मुखालिफ होता है, वो अगले बंदे पे जो होता है ना उसकी आर्ग्यूमेंट से जब उसने अटैक करना होता है तो वो ऐसे नहीं करता, ठीक है। पहले उसकी आर्ग्यूमेंट को मिस रिप्रेजेंट करेगा, उसको डिस्टोर्ट करेगा, ठीक है ना। डिस्टोर्ट करने के बाद समझे कि डिस्टोर्ट करके उसने क्या कि वो उसके एक जो था ना कि एक तिनकों का आदमी बना दिया, तिनकों का एक जो ना पुतला बना दिया। अब तिनकों के पुतले को देखें आपने, अगर आप उसको हलाक करेंगे तो हो जाएगा ना, ठीक है। तो आदमी तो नहीं हलाक होगा ना, आदमी को हलाक करना मुश्किल होगा, तो तिनकों के पुतले को तो हलाक करना बड़ा आसान होगा ना, ठीक है। इसमें यह करता है कि अपोनेंट क्या करेगा, वो पहले उसके दूसरे बंदे के आइडिया को मिस रिप्रेजेंट करेगा, मिस रिप्रेजेंट करने के बाद फिर उसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। इसे कहते हैं स्ट्रा मैन फैलेसी, स्ट्रा मैन टेक्निक भी कहते हैं। जैसे देखिए ये एग्जांपल मैंने दिया है कि एग्जांपल ऑफ चिल्ड्रन प्लेइंग। अब इधर शहर में अक्सर देखा है कि मोहल्लों के अंदर ना बच्चे जो होते हैं ना वो गलियों के अंदर बास्केट क्रिकेट खेल रहे होते हैं, हालांकि छोटी छोटी गलियाँ होती हैं, ठीक है। चंद दिन पहले की बात थी, मैंने एक देखा आदमी को, एक आदमी ना एक मतलब खातून को कह रहे हैं कि देखें आपके बच्चे गलियों में खेल रहे हैं, ठीक है, तो ये सही चीज़ नहीं है। अब वो जो खातून है ना वो बजाय उन्होंने मतलब उस आदमी से इख्तलाफ करना था, तो उन्होंने इख्तलाफ पता क्या कि उन्होंने बोला क्यों आप चाहते हैं कि बच्चों का एंटरटेनमेंट ख़राब हो जाए, अब बच्चे सारे दिन घर में कैद रहें, घर में कैद रहेंगे तो इसका मतलब है यानी उनकी जो ग्रोथ रुक जाएगी। तो अब देखें इसमें क्या किया कि उस खातून ने उस आदमी के जो आर्ग्यूमेंट थी उसको पहले मिस रिप्रेजेंट किया है, मिस रिप्रेजेंट करके फिर उसके ऊपर अटैक कर दिया है। तो ये होता है स्ट्रा मैन फैलेसी, स्ट्रा मैन टेक्निक जिसे हम कहते हैं। ये आमतौर पर बहुत ज़्यादा होती है। जैसे देखिए इस एग्जांपल मैंने एक हाईलाइट किया है, इफ़ अ पोलिटिकल कैंडिडेट सपोर्ट्स privatization, partial privatization of social security, ठीक है, एंड opponent who simply claims that the candidate proposing doing away with the social security is creating a strawman technique fallacy, ठीक है। जैसे देखिए अगर एक पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है, वो कहता है कि हमें जो होता है ना कि लेट्स सपोज वो कहता है कि हमें यानी फला मंसूबे के ऊपर ना हमें कम खर्च करना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे वो कहता है कि हमें इंडस्ट्री पे थोड़ा कम खर्च करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क में ना दूसरे प्रोजेक्ट्स पे खर्च किया जा सके। अब उसका ओपोनेंट क्या करेगा, वो उसके ओपोनेंट ने चूँकि उसके साथ तो इख्तलाफ करना ही करना है ना, वो कहेगा कि देखें ये जो मतलब ये तो इसका मतलब इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो स्ट्रा मैन फैलेसी होती है, आमतौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आगे आता है बैगिंग द क्वेश्चन या सर्कुलर रीजनिंग हम कहते हैं इसे कहते हैं कि इन द बैगिंग द क्वेश्चन द राइटर मेक्स एन आर्ग्यूमेंट दैट एज्यूम्स द ट्रूथ ऑफ व्हाट इज थियोरेटिकली द पॉइंट इज एट इशू, इन अदर वर्ड टू बिलीव व्हाट एन आर्ग्यूमेंट इज ट्राइंग टू प्रूव द रीडर हैज़ टू ऑलरेडी बिलीव इट। देखिए मिसाल के तौर पे कि यानी अब इसका मतलब बैगिंग द क्वेश्चन का मतलब सर्कुलर रीजनिंग का मतलब होता है कि अगर आपने किसी की बात को मानना है ना, किसी की बात को, ठीक है, किसी के आर्ग्यूमेंट को मानना है, तो इसका मतलब पहले आपने उस आदमी को मानना पड़ेगा, ठीक है। ये अब देखें कितनी, जैसे मिसाल के तौर पे बाइबल की एग्जांपल होती है कि हियर इज एन एग्जांपल ऑफ बाइबल, गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड इन 7 days, दिस हैज़ टू बी ट्रू बिकॉज द बाइबल सेज सो एंड द बाइबल इज़ द वर्ल्ड ऑफ गॉड। अब इसका मतलब है कि जब आपने पहले ये बात मान ली कि अल्लाह ताला ये गॉड है, ठीक है, खुदा जो है, खुदा ने यानी ये दुनिया जो है ना यानी 7 दिन में तश्कील दी, तो इसका मतलब आपको ये 7 दिनों से मानने से पहले आपको ये मानना पड़ेगा कि आपका गॉड के ऊपर आपका बिलीफ होना ज़रूरी होता है, ठीक है। ये मिसाल के तौर पे कि हम कहते हैं कि जो फ्ला राइटर है ना, ठीक है, फ्ला राइटर की आर्ग्यूमेंट आपके पास आती है ना, जैसे शेक्सपियर की आर्ग्यूमेंट आती है या टी.एस. इलियट की आर्ग्यूमेंट आपके पास आती है, तो आप कहते हैं कि ये जो टी.एस. इलियट की आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट बड़ी ज़बरदस्त है। क्यों ज़बरदस्त है? चूँकि टी.एस. इलियट है। अब टी.एस. इलियट कौन है? चूँकि आपका फेवरेट राइटर है, ठीक है। तो इस लिहाज से इसका मतलब होता है कि बैगिंग द क्वेश्चन का मतलब होता है कि आप उसके आर्ग्यूमेंट पर फोकस नहीं कर रहे, बल्कि आप उस बंदे की क्रेडिबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं जो कि यानी बात कर रहा है, ठीक है। अक्सर वक़्त हम कहते हैं ना कि यार फ़लाँ ने ये बात लिखी है तो इसको आंखें बंद करके मैं मान जाता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि बात की अहमियत कम है बल्कि उस बंदे की अहमियत ज़्यादा हो रही है, उसकी थियराइजेशन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इसके बाद देखें आगे होता है रेड हेरिंग्स। ये भी रेड हेरिंग बड़ी खूबसूरत है। कहते हैं कि यानी रेड हेरिंग क्या होती है, कहते हैं इन दिस केस, ठीक है, राइटर्स यूज इररेलेवेंट आर्ग्यूमेंट्स टू डिस्ट्रैक्ट द रीडर्स फ्रॉम द रियल इशूज परहैप्स बिकॉज ऑफ देयर ओन आर्ग्यूमेंट इज वीक एंड दे डू नॉट
वांट द रीडर टू नोटिस इट। अब जैसे देखें कि रेड हेरिंग आर्ग्यूमेंट का मतलब जब आप मेन नुक्ते से, कहते हैं इंग्लिश में एक मुहावरा होता है, कहते हैं बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की हाँकना, ठीक है। तो बाज़ का राइटर्स क्या करते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं स्पोकन डिस्कोर्स के अंदर, रिटन डिस्कोर्स के अंदर, कि रियल इशू पे नहीं आते। रियल इशू पे आने की बजाय वो उनका सारे का सारा जो फोकस होता है वो फोकस उनका होता है कि इरेलीवेंट बातें करना। आप खुद देख लें कि हमारे टीवी टॉक शोज़ के अंदर जब पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं उनको बुलाया जाता है, उनकी आपस में बात कर डिबेट करवाई जाती है, तो उसमें रियल इशू को नहीं डिस्कस किया जाता, बल्कि रियल इशूज़ की बजाय जो उसके होते हैं ना इरेलीवेंट चीज़ें होती हैं, यानी डिस्ट्रैक्शन करने के जो मामला होते हैं उससे ऐसा होता है। अब ये फैलिसी जो होता है ये हमारे मीडिया वगैरह में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है, हमारे मतलब मुख्तलिफ फोरम में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो देखिए मीडिया मुख्तलिफ फोरम जो होते हैं वो असल बात नहीं करेंगे कि असल हमारे मसाइल क्या हैं, असल हमारे मसाइल की जड़ क्या है, ठीक है, बल्कि वो कहते हैं कि इधर उधर की हाँकना, इधर उधर की बातें करते हैं, इसका रेड हेरिंग फैलिसी, ठीक है। तो ये आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो दैट्स हाउ आई हैव कवर्ड इट एंड आई होप दैट दिस लेक्चर इज़ गोइंग टू प्रूव वेरी बेनिफिशियल। तो इसका पढ़ने का मकसद ये था, एक तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ है, दूसरा इसका मकसद ये है कि जब आप किसी टेक्स्ट का एनालिसिस करते हैं, जब आपके सामने कोई टेक्स्ट आती है, कोई नावल आता है, कोई ड्रामा आता है, कोई तारीख की किताब आती है, कोई भी आपके पास सोशियोलॉजी की कोई भी किताब आपके पास आती है, तो आप उसके ऊपर ना उसके अंदर से लॉजिकल फैलिसिस को मंतकी निकालते देखें कि यार राइटर ने यूज़ किए कि नहीं किया है, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो अक्सर का देखें कि बड़ी बड़ी जो किताबें होती हैं, बड़े बड़े जो मुसन्निफ़ीन होते हैं, ठीक है, उनके अंदर लॉजिकल फैलिसिस आपको नज़र आ सकती हैं, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके के साथ यानी पढ़ें कि उस क्रिटिकल रीडिंग इस तरह करें। जैसे मैं देखें अब डॉन के अखबारात हम पढ़ते हैं या उर्दू में हम कॉलम्स पढ़ते हैं, तो उसके अंदर भी बड़ी बड़ी फैलिसिस होती हैं, डी होती हैं। तो आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। थैंक यू सो मच।